मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों की शादी अलग अलग करवा सकूं। एक जैसी तो दिखती हो, एक ही साथ कर लो शादी। क्या तकलीफ है तुमको? अरे ऐसे कैसे तकलीफ नहीं है मुझे? हाँ, मुझे तकलीफ है। मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी अलग से करवाओ और बहुत अच्छे से करवाओ, समझी बुढ़िया? आरोही, ये कैसा तरीका है माँ से बात करने का? देखो आरोही, भले ही वो हमारी अपनी माँ नहीं है, पर वो माँ तो है ना, चाहे सौतेली ही सही। देखो साक्षी, ये सारा नाटक तुम अपने पास ही रखो। मुझे ये सारी हरकतों में मत फंसाओ, समझी? तुम्हें इनकी इज्जत करनी है तो करो, मुझे नहीं करनी इनकी इज्जत। अरे देखो देखो, कितना जबान चढ़ा रही है। इसकी जबान तो कैंची की तरह चलती है। जल्द से जल्द इन दोनों के पर काटने होंगे। आरोही और साक्षी दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन दोनों की माँ का निधन हो जाने के बाद वह अपनी सौतेली माँ पूर्वा के साथ रहा करती थीं। पूर्वा तो उन दोनों के साथ ही बुरा व्यवहार करती। साक्षी उसकी हरकतें बर्दाश्त कर लिया करती और आरोही से यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होता। पूर्वा जानबूझकर साक्षी की तारीफें किया करती ताकि आरोही को भी साक्षी से जलन महसूस हो। ठीक इसी तरह पूर्वा ने दोनों बहनों में दरार डालने का काम कर दिया। तुम दोनों सुनो मेरी बात। मैंने तुम्हारे बाबा से बात करके तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दी है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम दोनों की शादी करवा देंगे हम। समझ में आ रही है मेरी बात? और हाँ, मजे की बात तो ये है कि तुम दोनों की शादी एक ही घर में हो रही है। साक्षी, तुम्हारा होने वाला पति बिजनेसमैन है। और हाँ, ये आरोही की बच्ची, तेरा होने वाला पति क्लर्क है। वैसे भी वो क्या है कि मैं बस साक्षी का रिश्ता देखने गई थी। अब उन्होंने कह दिया कि छोटी बेटी की शादी भी यहीं कर दो मेरे छोटे बेटे से। तो मैं भी मान गई। सुन बुढ़िया, ये सब हरकतें अपने पास रख। मैं तेरी बताई हुई जगह पे कभी शादी नहीं करूंगी। साक्षी, अपनी इस छोटी बहन को समझा, बहुत तलवार की तरह जबान चलाती है। मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम दोनों। मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बस। आरोही इसी चिंता में एक दिन अपने कमरे में बैठी थी। हे भगवान, शादी तो कल ही है और मैं इतनी जल्दी क्या करूं? क्या करूं? भाग जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, एक काम मैं कर सकती हूँ। साक्षी के मंडप में जाकर मैं बैठ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी शक्ल जो मिलती है। चलो, कहीं तो उसकी जुड़वा बहन होने का फायदा मिला। और वैसे भी मुझे क्या, उस साक्षी की शादी उस क्लर्की से क्यों ना हो जाए? मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे पैर की धूल बराबर ही रहे। शादी का दिन नजदीक आ गया और आरोही ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने प्लान बनाया था। अरे पर हमें तो अपने बड़े बेटे यश की शादी आपकी बड़ी बेटी साक्षी से करवानी थी और छोटे बेटे नंदू की शादी आपकी छोटी बेटी आरोही से। पर ये तो उल्टा ही हो गया। अरे कोई बात नहीं सेजल, हमारी बच्चियां तो आखिर हमारे ही घर में आई है ना। बड़ी छोटे का फर्क है, कोई बात नहीं है। उन दोनों की सास सेजल ने दोनों को ही अपना लिया था। मेरी दोनों प्यारी बहुएं। अच्छा, तुम दोनों को याद है ना, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। पहली बार खाना बनाकर खिलाओगी हमें तुम दोनों। ऐसा करो बहू कि तुम दोनों सामान लिखकर मुझे दे दो, मैं मंगवा देती हूँ और उसके बाद तुम लोग अपनी अपनी पहली रसोई की तैयारियां शुरू कर दो। खाना तो मैं ही अच्छा बनाऊंगी। इसके खाने में ऐसा स्वाद आएगा कि घर के कोई भी लोग इसका खाना खाने को तैयार ही ना होंगे। अरे आरोही, तुम्हारा खाना बन गया? तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए? अगर चाहिए तो बोलो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम एक काम कर सकती हो तो जरा बाहर जाकर मम्मी जी को बुला लाओ, मुझे उनसे कुछ काम है। साक्षी के रसोई से बाहर जाते ही आरोही ने उसके खाने में खूब सारी लाल मिर्च मिला दी। अब इस लाल मिर्च को खाकर जब तुम्हारे ससुराल वाले बाथरूम को दौड़ेंगे ना, तब तुम्हें आएगा मजा। आरोही को ऐसा करते हुए सेजल ने रंगे हाथ पकड़ लिया, पर उसने वहाँ पर कुछ ना कहा। चुपके से जाकर सेजल ने आरोही के खाने को साक्षी के खाने से बदल डाली। मेरी दोनों बहुओं ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आरोही बहू, तुमने कौन सी सब्जी बनाई है? ये वाली माँ जी,
मैंने ये वाली सब्जी बनाई है। अच्छा अच्छा, तो पहले इसे तुम खाओ और हमें बताओ कि कैसी बनी है। मैं खाऊं? अरे आरोही बहू, इतना क्या सोच रही हो? ये लो, ये खाओ खाओ आरोही बहू, लो। वो सब्जी खाते ही आरोही की जबान चलने लगती है और वह जोर से चीख उठती है। ये कैसे हो गया? मैंने तो साक्षी की सब्जी में लाल मिर्च मिलाया था। सारे घर वालों के सामने आरोही ने अपनी गलती खुद ही कबूल कर ली। सच सामने आने के बाद आरोही शर्मिंदा हुई और उसने सबसे माफी मांगी और उसके बाद वह अपनी बहन के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहने लगी। सुरभि, तुम कितनी देर से एक ही कपड़े लेकर टेबल घिसे जा रही हो? अरे और भी काम है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाभी, मैं तो कर ही रही हूँ ना, आप ही ने तो कहा था कि पहले टेबल पोंछ दूं और फिर किचन में जाकर बर्तन धो देना। ओ गॉड, अरे कहा था तो इसका क्या मतलब है कि 5 घंटा इसी टेबल को रगड़ती रहे? चल अब जल्दी से मेरे साथ किचन में चल, मुझे किचन के सारे काम निपटाने हैं। सुरभि अपने भाई और भाभी रोहित और शमिता के साथ रहा करती थी। शमिता व्यवहार से बिल्कुल भी अच्छी नहीं, पर रोहित ने हमेशा ही एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया था। ओहो शमिता, तुम तो हर वक्त सुरभि की शिकायतें लगाती रहती हो। अरे छोटी है अभी, सीख जाएगी धीरे धीरे। तुम हर बात का बतंगड़ इस तरह मत बनाया करो, वरना उसे बुरा लगेगा। अच्छा, तो उसे बुरा लगेगा तो इससे तुम्हें बहुत चिंता हो रही है, और मुझे बुरा लगेगा उसका क्या? कैसी बातें कर रही हो ये तुम? बहन है वो मेरी। हाँ, तो मैं थोड़ी कुछ लगती हूँ तुम्हारी? शमिता गुस्से में अपना सारा सामान सरियाने लगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अपनी बहन के चलते अपनी पत्नी को भूल रहे हो ना। याद रखना, मैं कभी वापस नहीं आ रही। कहते हुए शमिता अपना सारा सामान सरियाने लगती है। शमिता, ये बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रही हो? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? हाँ हाँ, सुनने दो, पूरे मोहल्ले वाले को सुनने दो कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बहन की बातों में रहते हो। देखो, एक बात मुझे साफ साफ बता दो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है भी कि नहीं, या सारी की सारी तुमने उस अपनी बहन को दे रखी है? सारी बातें सुरभि खड़ी होकर सुन रही थी। भाभी, आप इस तरह घर छोड़कर क्यों जा रही हो? आप प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मेरी वजह से घर छोड़कर जाएंगी तो। आ गई महारानी अब मगरमच्छ के आंसू बहाने। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अगर मैं इस घर से जा रही हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से जा रही हूँ। भाभी, आप क्यों जा रही हो? अगर इस घर से किसी को जाना ही है तो मुझे लगता है वो मैं हूँ, क्योंकि मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। बस ऐसे ही एक कोने में पड़ी रहती हूँ, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। ओफो, तो चली क्यों नहीं जाती? क्या पूरा ऐलान करके ही जाओगी? ये सुनते ही रोहित शमिता को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। खबरदार शमिता, अगर मेरी बहन से अगली बार इस तरह से बात किया तो मैं जहाँ रहूँगा वहीं मेरी बहन भी रहेगी। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? वाह, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुमने मुझे इस लड़की की वजह से थप्पड़ मारा। गुस्से से रोहित वहाँ से चला जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तेरी वजह से रोहित ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तेरे सारे बाल नोच दूंगी। भाभी, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। इसी तरह शमिता रोज अपना गुस्सा सुरभि के ऊपर निकाला करती। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। शमिता और रोहित ने आपस में एक हफ्ते से बातें नहीं की। कितने दिन हो गए शमिता से मैंने अच्छे से बात नहीं की। दरअसल मुझे उस पर उस दिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैं क्या करता। चलो आज मैं उसके लिए एक बुके लेकर जाता हूँ, शायद वो खुश हो जाए। रोहित शमिता के लिए बुके लेकर घर पहुँचता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। क्यों लेकर आए हो मेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए ये बुके, लेकर चले जाओ यहाँ से। अरे शमिता, नाराज क्यों होती हो? अब माफ भी कर दो, कितने दिन हो गए उस बात को। देखो, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें सीधे सीधे मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलो। देखो, मैंने सुरभि के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता देखा है। अब जो हुआ सो हुआ। वो सारी तो पुरानी बातें थी, पर आखिर मैं भी तो उसकी भाभी हूँ, मुझ पर भी तो कोई फर्ज है। अच्छा, जरा मुझे भी तो उसकी फोटो दिखाओ। शमिता, सुरभि अभी बहुत छोटी है और इस लड़के की उम्र 40 से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें अगर उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढना ही है तो हमें उसके हिसाब का रिश्ता ढूंढना चाहिए। आखिर मेरी बहन में कोई कमी थोड़ी ही है। हाँ हाँ ठीक है,
25 साल का लड़का लाओगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें दहेज देते देते निकल जाएंगी। अरे तो इसका क्या मतलब है कि मैं किसी भी यारे गैरे के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे दूं? रोहित इस दफा फिर से बात ना बढ़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने कहा, अच्छा शमिता, देखो तुम चिंता मत करो, मैं सुरभि के लिए खुद एक रिश्ता ढूंढ दूंगा। अगले दिन, शमिता, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो मेरे बॉस है ना, उन्होंने मुझसे शमिता का रिश्ता मांगा है। मैंने तो उन्हें झट से हाँ कह दिया। उससे अच्छा घर उसे कहीं नहीं मिल सकता। क्या इतने अमीर घर में रिश्ता करके आ गया? अच्छा है, अमीर घर वाले जब उसे और कूटेंगे ना तब उसे और मजा आएगा। अरे शमिता, किस सोच में खो गई? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ किसी सोच में खोई हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारी सुरभि एक बहुत बड़े घर में जा रही है। जल्दबाजी में ही उन दोनों ने सुरभि की शादी कर डाली। शादी के दूसरे दिन सुरभि डरी सहमी सी रसोई में खड़ी थी। आज नाश्ते में क्या बना दूं? अब तो सब उठने वाले भी होंगे। तभी उसकी सास रंजना रसोई में आती है। अरे बहू, तुम सुबह सुबह इस रसोई में क्या कर रही हो? दरअसल माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनाना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी। और फिर कुछ बर्तन रखे हैं और झाड़ू। अरे बस बस बहू, कितने काम करेगी, सांस तो ले ले। और फिर तुझे इतने काम करने की जरूरत ही क्या है? ऐश्वर्या है ना, सारे काम संभाल लेगी वो। सुरभि को ये सब सुनकर कुछ अलग सा लगा। तभी सुरभि का पति विष्णु वहाँ पर आता है। सुरभि, माँ, आप दोनों जाकर कमरे में बैठ जाइए। आज आप लोग मेरे हाथ की चाय पीजिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो जी? मेरे रहते हुए आप चाय क्यों बनाएंगे? मैं चाय बना देती हूँ। अरे सुरभि, ऐसा कहाँ लिखा है कि घर की औरतें या बहुएं ही सिर्फ काम करेंगी? हमें भी तो अपनी खातिरदारी का मौका दो। सुरभि के लिए ये सब बहुत नया था। एक तरफ मायके में बात बात पर डांट और दूसरी ओर गलतियों पर भी प्यार पाकर सुरभि ने मायके से भी अच्छा ससुराल पा लिया। माधुरी, माधुरी बहू, जरा वो मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बहू, कहीं तूने बाल में रंग तो नहीं कराया? क्या रंग? नहीं माँ जी, मैंने तो कोई रंग नहीं करवाया। वो क्या है ना, बचपन से ही मेरे बाल भूरे हैं। अच्छा, देखकर तो नहीं लग रहा कि बचपन से ऐसे ही बाल हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, वो मैं जरा पड़ोस से होकर आती हूँ। तो जरा घर का ख्याल रखना। और हाँ, शालू अभी ट्यूशन से आती ही होगी तो उसे खाना दे देना। माधुरी से इतना कहकर हेतल अपने रास्ते चली जाती है। अरे रे 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 माधुरी, तू तो बच गई, वरना मम्मी जी ने तो आज तेरी वाट ही लगा देनी थी। माधुरी को शादी करके घर में आए हुए अभी 2 दिन भी ना हुए थे कि तभी उसकी सास हेतल ने उसे हर चीज से रोकना टोकना अभी से ही शुरू कर दिया था। अरे माधुरी, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो बहुत सारे कपड़े रखे थे धोने को, तो मैंने सारे धो दिए हैं। अब मैं इसे छत पर सुखाने जा रही हूँ। क्या कहा? छत पर जा रही है? देख बहू, ऐसा कर कि ये जाकर शालू को दे दे, वो जाकर छत पे सुखा देगी। वो क्या है ना कि अभी नई नई बहू आई है, तो अभी ही छत पर जाने लगेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मुझे सच में बहुत सफोकेशन सी हो रही है। मुझे छत पर जाना है, थोड़ी खुली हवा लूंगी ना तो शायद ठीक लगेगा। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी ज़बान मेरी सास के सामने ज़रा भी नहीं चलती थी, पर आजकल तो बहुएं ही सास को चुप करा जाती हैं। माधुरी समझ जाती है कि हेतल से बहस ना करने में ही उसकी भलाई है। इसी तरह दूसरे दिन, अरे शालू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो भाभी, आज मेरी फ्रेंड कंचन की बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है, पर आप तो जानती ही हो कि भैया अभी ऑफिस में है और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कौन करेगा? अच्छा, तो तुम्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है? अच्छा शालू, चल मुझे जल्दी से वो पुरानी स्कूटी है ना, उसकी चाबी दे दे। मैं तुझे फटाफट से अभी तेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर आती हूँ। भाभी, आप मुझे लेकर जाओगी? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगी।
मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माधुरी हेलमेट पहनकर तैयार ही थी कि तभी उसकी सास हेतल वहाँ पर आती है। ये क्या कर रही हो माधुरी बहू? तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि तू कल ही यहाँ ब्याह कर आई है। माँ जी, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे अरे बेवकूफ, इस हुलिये में बाहर जाएगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। नई बहू है और स्कूटी लेकर आवारागर्दी करती फिर रही है। इस बार भी माधुरी ने हेतल से कुछ भी कहना जरूरी ना समझा। इन्हीं 2 दिनों में माधुरी समझ चुकी थी कि उसकी सास हेतल के मिजाज क्या हैं। उसे अपने परिवार से ज्यादा लोग क्या कहेंगे इसी बात की चिंता खाई जाती है। इसी कारणवश जब हेतल ने माधुरी से पूछा कि उसने बालों में रंग करवाया है तो माधुरी ने साफ साफ इनकार कर दिया। माधुरी ने 2-3 बार जब इग्नोर किया और अब उससे इग्नोर ना हो रहा था, तब वो अपने पति मनीष से सारी बात कह देती है। तो फिर वह ये कहता है, अरे जाने भी दो माधुरी, माँ वैसे दिल से बुरी नहीं है, अब उनकी आदत यही है, ऐसा ही मान लो। अब देखो, माँ तो हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं ही करेंगी, हमें ही उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा, समझ रही हो ना? माधुरी मनीष की बातों से सहमत थी। अरे मनीष, नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता? अभी भूख नहीं है माधुरी। वो क्या है ना, आज रात को मेरे कुछ कलीग्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ तुम कुछ अच्छा बना देना उनके खाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आज मनीष के कलीग्स आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। हाँ, आइडिया। बचपन से तो मैं बहुत चाउमीन बनाती हूँ और मैं चाउमीन सबसे अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, आज मैं सबको चाउमीन खिलाऊंगी। ये कैसी महक आ रही है रसोई से? अरे क्या कर रही हो माधुरी बहू? ये चाउमीन क्यों बना रही हो बहू? वो दरअसल माँ जी, मनीष के कलीग्स आ रहे हैं और मनीष ने कहा है कि आज रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। अरे बहू, तो कुछ देसी बनाना था ना, ये चाइनीज़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? अब उन लोगों ने खाया और उन्हें पसंद ही ना आए तो सोचो वो क्या कहेंगे। हेतल की बातें सुनकर माधुरी का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, मगर फिर भी उसने चाउमीन बनाया और सभी को परोसा। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ सचमुच मनीष, ये तो बहुत टेस्टी है। सभी की तारीफें सुनकर अब माधुरी को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। सभी के जाने पर मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप माधुरी को बेवजह हर बात में इतना रोका टोका ना करें, क्योंकि वो अभी भी नई है, रहते रहते वो भी हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। अब देखिए ना, आज उसने चाउमीन बनाई और लोगों ने कितना पसंद किया। और हाँ माधुरी, माँ तुम्हारे बुरे के लिए कुछ नहीं कहती। मनीष की बातें सुनकर हेतल को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है। अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर। खैर, मैं अवनी हूँ और अवनी पे तो सारी चीज अच्छी लगनी ही है। वो दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, झाड़ू पोछे सब हो गए हैं और मैंने कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए हैं और वो आर्यन साहब को खाना भी खिला दिया है। तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ओह माय गॉड रज्जो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि गेट नॉक करके आया कर, और ऊपर से तू अभी जाने की बातें कर रही है। अरे तू जानती है ना, कल दिवाली है। दीदी मैंने सारे काम कर दिए हैं, कल अगर मुझे छुट्टी मिल जाती तो ज़रा अच्छा होता। छुट्टी? ओहो, अब तुम्हें किस बात की छुट्टी चाहिए? ना ही तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और ना ही तुम दिवाली सेलिब्रेट करोगी। हमारे घर पे ऐसे भी कल बहुत काम है, तो अभी जल्दी से घर जा और कल सवेरे सवेरे ही वापस आ जाना। रज्जो मुंह लटकाए ही वापस घर चली जाती है। माँ, तुम वापस आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ बताओ ना, कल तुम्हें छुट्टी मिल गई ना, कल हम खूब मजे करेंगे। अब बच्चों,
कल भी मुझे काम पर जाना होगा, पर तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी तुम दोनों को अपने साथ लेकर चलूंगी। आर्यन बाबा के पास खूब सारे पटाखे हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर पटाखे फोड़ लेना। सच में माँ, कल तो बहुत मजा आएगा। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। अगली सुबह होते ही वही फटे पुराने कपड़ों में से कोई अच्छा कपड़ा चुनकर रज्जो अपने बच्चों को पहना देती है। माँ जल्दी चलो ना, हमें भी खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं। हाँ बच्चे, बस हो गया, चलो चलते हैं। रज्जो अपने बच्चों को लेकर अवनी के घर पहुंचती है। बच्चों, तुम लोग अभी यहीं पर बैठो, मैं अंदर से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। दोनों बच्चे बाहर में ही खड़े थे। तभी आर्यन खूब सारे पटाखे लेकर वहाँ पर से गुजरता है। अरे मुन्नी, तूने देखा उसके पास कितने सारे पटाखे हैं? हाँ हाँ भैया, मैंने देखा। मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी जलाने हैं। मैं नहीं जानती, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। मुन्नी की जिद सुनकर लड्डू आर्यन के पास जाता है। आर्यन भैया, मुन्नी थोड़े से पटाखे जलाने को जिद कर रही है, क्या थोड़े से पटाखे आप हमें भी दोगे? मम्मी, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, कब से मुझे मेरे पटाखे मांग रहा है। मैं इसे कोई पटाखा नहीं दे रहा, इसे भगाओ यहाँ से। ओहो, कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? अरे ओ लड़के, तुझे समझ में नहीं आ रहा एक बार में? अगर मेरा बेटा तुझे नहीं देना चाहता पटाखे तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आंटी जी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा, ऊपर से और जबान लड़ा रहा है। रुक, अभी तेरी माँ को बोल कर आती हूँ। अवनी रज्जो के पास जाकर उसे कहती है, ओफो रज्जो, तुझे कितनी बार समझाया है अपने बच्चों को लेकर मेरे घर मत आया कर। अब उन्होंने मेरे बेटे आर्यन के पास पटाखे देखे तो लटक ही गए कि मुझे भी दे दो। अरे ये क्या तरीका हुआ? गरीबी को तो इन लोगों ने बस चारा बना लिया है। रज्जो को अवनी की बात बहुत बुरी लगी। दीदी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम गरीबी का बहाना कभी नहीं बनाते। अरे वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता अमीर गरीब क्या होता है। हम लोगों ने कभी भी गरीबी का फायदा नहीं उठाया, आखिर वो भी तो बच्चे ही है ना। अभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं लड्डू के हाथ पर काफी सारे चोटें थीं। ओह गॉड, आर्यन बेटे, तुम ठीक तो हो ना? लड्डू, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ, वो मैं पटाखे लेकर जा रहा था कि तभी सामने से एक बाइक वाले अंकल आए और मैं बाइक के सामने आने ही वाला था कि तभी लड्डू ने मुझे बचा लिया और उसके हाथ जख्मी हो गए। लड्डू बेटा, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा ना। देख, भगवान ने मुझे कितने जल्दी मजा चखा दिया। कोई बात नहीं आंटी, मैं अब ठीक हूँ। लड्डू मेरे बेटे, चल घर चल, मैं तेरे जख्मों में मरहम लगा देती हूँ। रज्जो, रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर दे रज्जो। दीदी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप बस लड्डू के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो तो मैं ज़रूर ही करूँगी। आज से मेरा बेटा सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि लड्डू और मुन्नी भी है। मैं भला अपने इन दो बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ। जा रज्जो, अभी तू घर जा, पर शाम को ज़रूर आना। कोई काम करने नहीं बुला रही हूँ, शाम को हमारे साथ मिलकर दिवाली मनाने आना। बच्चों, तुम लोग भी ज़रूर आना, और ये कुछ मेरी तरफ से तोहफे समझ के रख लो। रज्जो, ये लो। दीदी, ये सब किस लिए? अरे क्यों, तुम्हें भी तो हमारी तरह दिवाली मनाने का पूरा पूरा हक है। रज्जो अपने बच्चों को लेकर घर वापस चली जाती है और फिर शाम होते ही बच्चों को लेकर वापस अवनी के घर आ जाती है और फिर सभी मिलजुल कर खूब अच्छे से दिवाली का आनंद उठाते हैं।